अब हम शुरू करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, अभिवृद्धि एवं विकास। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं अभिवृद्धि किसे कहते हैं। तो अभिवृद्धि को डियर इंग्लिश में कहते हैं ग्रोथ, बढ़ना जिसको कहते हैं, और इसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। देखिए बच्चा जो है गर्भधारण से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक उसके जो शरीर के अंग है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे उसकी लंबाई, भार, आकार और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं वृद्धि। ठीक है, और ये जो वृद्धि होती है डियर, इसको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे बच्चों की जो कद है, बच्चों का जो कद होता है, लंबाई उसकी होती है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। और इसमें बच्चों में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। पूछा जा सकता है कि वृद्धि में कैसे परिवर्तन होते हैं, तो क्वांटिटी चेंजेस होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, और इसको नापा और तोला जा सकता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं डियर, उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल मुलायम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं उसकी जो मांसपेशियां हैं, बोन्स है, वो मजबूत हो जाती हैं। तो इसके जो स्वरूप होता है, इसका जो स्वरूप होता है उसमें जो चेंजेस आते हैं उसको कहते हैं वृद्धि। तो ये फिजिकली जो चेंजेस होते हैं उसको कहा जाता है अभिवृद्धि। ठीक है, अब हम अभिवृद्धि की बात हमने कर ली है, तो करते हैं विकास के बारे में। तो विकास जो है डियर, ये उसी समय से आरंभ हो जाता है जब बच्चे का गर्भधारण होता है, और ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, मृत्यु पर्यंत तक ये चलता रहता है। इसी वजह से कहा जाता है कि जो विकास है वो एक सतत प्रक्रिया है, और उनके जन्म के बाद भी ये चलती रहती है। और जैसे जैसे वो डिफरेंट स्टेजेस से वो गुजरता है, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास होता रहता है। ठीक है, उसमें शारीरिक परिवर्तन तो होते ही हैं, लेकिन उसमें मानसिक, भावात्मक, सामाजिक परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। तो ये निश्चित क्रम से ये चलता रहता है और आजीवन ये चलता रहता है। देखिए अभिवृद्धि जो होती है वो एक निश्चित क्रम पर आकर रुक जाती है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये आकर रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहेगी। ठीक है, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो ये रुक जाती है, लेकिन जो विकास है ये क्या होता है, परिपक्व होने के बाद भी ये होता रहता है। उसका विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, तो ये होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अभिवृद्धि की परिभाषाएं। तो सबसे पहले जो परिभाषाएं हैं, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाली संपूर्ण परिवर्तन से होता है। सही बात कही है कि जो अभिवृद्धि होती है वो, इसका जो अभिप्राय है उसकी जो लंबाई, भार है उसमें वृद्धि से इसका तात्पर्य है, लेकिन जो विकास होता है उसमें ओवरऑल जो चेंजेस होते हैं उसे कहते हैं विकास। ठीक है, मेरेडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करती हैं और कुछ विकास का भेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में। तो ये डेफिनेशन दी थी मेरेडिथ ने। G.A. हेडफील्ड ने अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर को निम्न प्रकार से व्यक्त किया है। अभिवृद्धि आकार का बढ़ना है, आपका जो साइज होता है उसका बढ़ना, और विकास जो है रूप एवं आकार दोनों में परिवर्तन का होना है। ठीक है, आगे बात करें तो विकास के बारे में। विकास की जो परिभाषाएं हैं, तो पहली जो परिभाषा है ईरा जी गॉर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। सही बात बोली है कि जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक वो पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता। नेक्स्ट है, हरलॉक ने मानव विकास को अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। उसके अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का एक प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। सही बात बोली है डियर। विकास में क्या होता है डियर, उसकी जो नवीन विशेषताएं होती हैं, नई नई जो उसमें चेंजेस होते हैं, उसकी जो योग्यताएं होती हैं वो प्रकट होती हैं। ठीक है, गैसेल ने कहा है कि विकास जो है केवल एक प्रत्यमित विचार ही नहीं, इसे देखा जांचा किसी सीमा तक विभिन्न दिशाओं और अंग विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। ठीक है, इसको एनालाइज किया जा सकता है। इन सब में व्यवहार ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर तथा विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। तो ये जो डेफिनेशन दी थी गेसेली, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप कर लेना। आगे बात करें तो मानव विकास की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट,
तो सबसे पहली है सतत एवं क्रमिक चलने वाली प्रक्रिया। तो मानव विकास जो है डियर ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। बाल विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से मृत्यु तक ये चलती ही रहती है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज ये प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक अवस्था स्वयं की पूर्ण अवस्था से किसी न किसी माध्यम से ये जुड़ी रहती है। ओके, अगली है आनुवंशिकता एवं वातावरण द्वारा प्रभावित। तो बाल विकास जो है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ये प्रभावित होता है। बालक जिस वातावरण में जन्म लेता है उसी के अनुसार उसका विकास होता है। साथ ही साथ माता पिता और वो जो पूर्वज हैं उनके जो आनुवंशिक लक्षण है उसका प्रभाव भी बालक के विकास को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है। तो बाल विकास जो है किसकी अंत क्रिया का ये परिणाम है, आनुवंशिकता एवं वातावरण द्वारा ये प्रभावित होता है उसका परिणाम है। ओके, अगला है विकास का निश्चित स्वरूप। तो बालक के विकास का जो स्वरूप है वो निश्चित होता है। मीन्स कभी कभी जब हम देखते हैं तो वो अव्यवस्थित लगता है, लेकिन वह जो क्रम होता है वो निश्चित क्रम से वो उभरता है। और गेसेल ने विकास के इस निश्चित स्वरूप को प्रकृति का नियम उन्होंने बताया है। ठीक है, अगला है नवीन स्वरूप को धारण करना। तो ये जो है डियर बाल विकास की जो प्रक्रिया है, जैसे जहाँ उनकी जो पुरानी रूपरेखा होती है वो खत्म हो जाती है और उसकी जगह नवीन रूपरेखा प्रारंभ हो जाती है। जैसे पुराने दांत के बदले नए दांत आते हैं, उसके यौन परिवर्तन होते हैं, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होता है। तो ये सब क्या होता है, नवीन स्वरूप को वो धारण करता है। अगला है गुणात्मक एवं मात्रात्मक मापन संभव। तो मानव विकास जो है उसमें मात्रात्मक मीन्स क्वांटिटी जो परिवर्तन होते ही हैं, लेकिन उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होते हैं। दोनों प्रकार का इसमें परिवर्तन होता है जिसका मापन किया जा सकता है। ठीक है, और अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो विधियां हैं उसके द्वारा इनका मापन किया जाता है। अगला है प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया। तो बालक जो है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, उसके साथ साथ प्राकृतिक एवं सामाजिक प्रक्रिया भी उसमें जुड़ी होती है, सतत प्रिय प्रक्रिया होती है। और इसके अंतर्गत बालक प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण के अनुसार ये बढ़ता रहता है, उसका विकास होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की विशिष्टता। तो विकास की विशिष्टता की बात करें तो अलग अवस्था में अलग क्रम से उसका विकास होता है। प्रत्येक अवस्था में उसकी प्रभावशाली जो विशेषताएं होती हैं वो उभरती हैं, उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। तो अलग तरीके से अलग विकास उसका होता है, अलग अवस्था में होता है, क्योंकि मानव जो है वो अनेक अवस्थाओं में से गुजरता है। ठीक है, अगला है विकास की विभिन्न दरें। तो विकास की विभिन्न अवस्थाओं में विकास की जो दर होती है भिन्न भिन्न होती हैं और बालक के जन्म के समय ये जो दर होती है ये अपने उच्चतम स्तर पर होती है, लेकिन प्रौढ़ावस्था में आकर ये मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। पूर्व की स्थिति में परिवर्तन। तो पूर्व की स्थिति में परिवर्तन जो है बालक के विकास के साथ साथ बालक के शारीरिक जो रूपरेखा होती है, डिज़ाइन होता है, उनमें परिवर्तन होते हैं। जैसे ये परिवर्तन होते हैं बालक में, जैसे जांघ, दांत और छाती में जो परिवर्तन होते हैं थाइमस और पीनियल जो ग्रंथियां होती हैं उसके कारण होता है। और जैसे बच्चा चिंतन करता है, रेंगता है, घुटनों के बल चलता है, उनकी जो स्वाद की जो शक्ति होती है उनमें परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है परिवर्तनशील आकार एवं वजन। तो शारीरिक अभिवृद्धि के समय बालक का आकार और भार उनमें परिवर्तन जो होते हैं, जैसे बालक बढ़ता है उसके शरीर के भार में, उसके कद में असामान्य वृद्धि होती है, लेकिन उसके जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका स्टमक, लीवर, ठीक है, तो इन सब में भी अभिवृद्धि होती है जिसे हम देखते हैं। तो विकास की जो प्रक्रिया है कुछ विशेष विशेषताओं को लेकर ये आगे बढ़ती है। और साथ ही साथ विकास जो है एक ये अपने आप में व्यापक ये रखता है। व्यापक क्यों रखता है? क्योंकि ये सीमित नहीं है, ये असीमित है, व्यापक रूप से है। और व्यक्ति के जीवन काल में ये सभी परिवर्तन जो होते हैं, मानसिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, उसको ये सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें बाल विकास का जो महत्व है, सबसे पहला है बालक की विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो
प्रत्येक बालक अपनी विकास प्रक्रिया में एक निश्चित आयु में अपना गुण वो प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जैसे शिशु के जन्म में 3-4 माह में उसका भाषा विकास होने लगता है और इस अवस्था में बाल विकास की अवस्था में वो ज्ञान प्राप्त करके पेरेंट और विकासात्मक क्रियाओं के आधार पर बालक के विकास को वो उचित इंस्ट्रक्शन वो दे सकते हैं। ठीक है, अगला है बाल पोषण विधियों का ज्ञान। तो बाल विकास का अध्ययन करके माता पिता जो है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे तरीके से बच्चों का पालन पोषण वो कर सकते हैं। व्यक्तिगत विविधताओं की जानकारी प्राप्त होती है। तो बाल विकास के माध्यम से बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं उसका पता लगा सकते हैं और उसके अनुसार उनको शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी निश्चित प्रक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। जैसे मंद बुद्धि जो बालक हैं वो कुशाग्र बुद्धि के बालकों से कम जल्दी सीखते हैं, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि वाले जो बालक हैं वो जल्दी सीखना शुरू कर देते हैं, इसी वजह से उसकी जानकारी प्राप्त होती है। बालकों के प्रशिक्षण एवं शिक्षा में उपयोगी। तो बाल विकास के अध्ययन से इस बात का पता लगता है कि किस अवस्था में बालक की मानसिक योग्यता कितनी होती है और उसका पता लगाकर उसको ट्रेन किया जाता है और उसको शिक्षा प्रोवाइड की जाती है। और विद्यालय क्रियाकलाप बालक की मानसिक योग्यता, उसकी आयु, उसके आधार पर उसका करिकुलम एक्टिविटी उसके अनुसार कराई जाती है और पाठ्यक्रम उसका निर्धारण उसको किया जाता है। ठीक है, बालक के संपूर्ण विकास की अवस्थाओं का ज्ञान। तो बालक का संपूर्ण विकास की जो अवस्थाएं हैं गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक, उसको हम डिफाइन कर देते हैं किस तरह से उसका विकास हुआ है। तो माता पिता बाल विकास के अध्ययन से ही प्राप्त करते हैं और अपने शिशु के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के विकास में उसका समुचित प्रयोग करके उसके विकास में योगदान वो देते हैं। बालक के व्यवहार के नियंत्रण करने में सहायक। तो बालक को समाज के अच्छे नागरिक के रूप में उनको विकसित करना होता है और समाज उनको कब एक्सेप्ट करता है, जब उसका शारीरिक और मानसिक व्यवहार नॉर्मल होता है। तो बाल विकास का अध्ययन करके बालक की जो बुरी आदतें हैं उनको दूर किया जाता है और उसकी आदतें, व्यवहार और रुचियों को उचित रूप में उचित तरीके से उसको डायरेक्ट किया जाता है, उसको इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती है और उसमें चेंजेस लाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो वृद्धि एवं विकास में होने वाले परिवर्तनों के जो प्रकार हैं, सबसे पहला है आकार में परिवर्तन, चेंज इन साइज। तो यह जो परिवर्तन है ये शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास में ये दिखाई देता है। शारीरिक विकास से यहाँ तात्पर्य है जैसे भार, ऊंचाई, मोटाई, इनमें परिवर्तन होते हैं। बालक के जो आंतरिक भाग होते हैं, इंटरनल जो पार्ट्स हैं, उनमें परिवर्तन होता है, जैसे हृदय, आपका फेफड़ा, आंत, इनमें वृद्धि होती है। तो ये सभी अंग शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं और आयु बढ़ने के साथ साथ बालक का जो शब्द भंडार और उसकी जो स्मरण शक्ति होती है उसमें भी वृद्धि होती है। अगला है अनुपात में परिवर्तन। तो अनुपात में परिवर्तन क्या है? बालक का जो शारीरिक विकास है सभी अंगों में एक समान रूप से ये नहीं होता है। नवजात शिशु जो होता है डियर, उसके अन्य अंगों की अपेक्षा उसका जो सिर होता है काफ़ी बड़ा होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका सिर बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है अन्य अंगों की अपेक्षा। लेकिन जैसे जैसे शिशु का शारीरिक विकास होता है, मीन्स शिशु ग्रो करता है, वैसे वैसे उसका जो सिर है शरीर के अनुपात में, उनके कंपैरिजन में वो कम बढ़ता है। ये नहीं है कि उसका सिर बढ़ता ही रहेगा, लेकिन शरीर के अनुपात में तुलनात्मक रूप से उसका जो सिर है वो कम बढ़ेगा। और इसी प्रकार से बालक के मानसिक विकास में भी अंतर दिखाई देता है। बाल्यावस्था की शुरुआत में बालक की जो रुचियाँ होती हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होती हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके इंटरेस्ट का जो एरिया है वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है पुरानी आकृतियों का लोभ। ओल्ड इमेज जो होती हैं डियर, बचपन में क्या होते हैं, बच्चे तुतलाते हैं, है ना, घसीट कर चलती है, रेंग कर चलती है। तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, उसका विकास होता है, तो वो उनको भूल जाता है। उनका विकास, उनका जो लोप है, पुरानी आकृतियों का लोप, वो हो जाता है और वो एकदम जैसे वो ग्रो करता है तो वो एकदम समाप्त हो जाता है। क्लियर है? अगला है नई आकृतियों की प्राप्ति। जैसे वो पुरानी आकृतियों का लोप होता है तो नई आकृतियों की प्राप्ति होती है। विकास की अवस्था में पुरानी आकृतियों में परिवर्तन के साथ नई आकृतियों का बनना प्रारंभ हो जाता है। ये जो परिवर्तन है ये बालक की फिजिकली और मेंटली दोनों अवस्थाओं में देखते हैं और ये जो परिवर्तन है ये सीखने की प्रक्रिया में होते ही हैं। साथ ही साथ ये जो आपकी मैच्योरिटी में जो परिवर्तन होते हैं उसमें होते हैं। और आयु बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आपकी जो लैंगिक चेतना होती है उसमें भी विकास होता है। जैसे एडोलसेंस में बालक बालिकाओं में जो
शारीरिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकली चेंजेस होते हैं, वो यहाँ से इसका अभिप्राय होता है नई आकृतियों की प्राप्ति इसमें होने लगती है। तो अभिवृद्धि एवं विकास के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इसके सिद्धांत हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो डियर कॉपी पेन उठा लीजिएगा और नोट डाउन कर लेना, एक एक पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार बालक के जो डिफरेंट जो गुण होते हैं वो आपस में परस्पर संबंधित होती हैं, कोरिलेट उनका होता है, और शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास में एक तरह का सह संबंध पाया जाता है। और बालक के जब किसी एक गुण में डेवलपमेंट होता है तो अन्य उसके जो गुण होते हैं डियर, उसका जो विकास होता है वो उसी अनुपात में होता है। जैसे अगर आपको एक उदाहरण दें, त्रिबौद्धिक विकास वाले जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र गति से होगा, और जो मंद बुद्धि वाले बालक हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी मंद गति से होगा। तो ये कहलाता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, कि जो आपस में जो विकास होते हैं, ठीक है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, तो आपस में कोरिलेट होते हैं, परस्पर संबंध उनका होता है। क्लियर है। अगला है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मीन्स हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अलग होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का जो विकास होता है उसका सीक्वेंस तो सेम रहता है, लेकिन उनकी जो गति होती है, विकास की गति, उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। मीन्स उनकी जो वृद्धि और विकास है उनमें व्यक्तिगत विभिन्नता होती हैं। सभी बालकों में फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट की अपनी एक स्वाभाविक गति होती है, और ये ज़रूरी नहीं है कि एक निश्चित अवधि में सभी बच्चों में विकास की जो समान गति है वो समान हो, है ना। तो वो ज़रूरी नहीं है। और बालक और बालिकाओं में भी जो डेवलपमेंट की जो गति चलती है, गति होती है, तो उसमें भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। एक मनोवैज्ञानिक थे डगलस एवं हॉलैंड, इसके अनुसार क्या था कि विकास की जो ये भिन्नताएं होती है डियर, ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में बनी रहती है। मीन्स व्यक्ति हर चीज़ में अलग होता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, उसके इंटरेस्ट अलग होते हैं, उसकी नीड्स अलग होती हैं, ठीक है। तो सब में व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहलाता है कि जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, उनमें विकास का क्रम तो सीक्वेंस वाइज होता है, ठीक है, लेकिन उनकी जो गति है उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्लियर है। अगला जो प्रिंसिपल है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो डियर, मानव का जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योग होता है, और व्यक्ति के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट पर हेरिडिटी और वातावरण का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर आप छोटे बच्चों को देखते हैं और कहते हैं कि इसकी नाक इसकी मम्मी पर गई है, इसकी आंखें इसके पापा पर गई हैं, या इसका जो बोलने का तरीका है, पर्सनैलिटी है, वो उसके दादाजी जैसी है या दादी जी जैसी है, तो क्या होता है ना, सब पर वंशानुक्रम का इफ़ेक्ट पड़ता है। आप पर भी आपके वंशानुक्रम का इफ़ेक्ट पड़ता होगा। आपके नए नक्श जो हैं आपके फादर या मदर पर गए होंगे, मैं अपने पापा पर गऊँ, तो कहते हैं ना, देखते हैं कि हाँ, इसका जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल सेम, ऐसा लग रहा है जिसके दादाजी खड़े हैं, इसके फादर खड़े हैं ना। तो ये होता है कि सब पर वंशानुक्रम का इफेक्ट पड़ता है। और इसके अलावा बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए और फिजिकल फैक्टर, अदर फैक्टर जो हैं वो भी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे आपके इन्वायरमेंट जो है, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, बेसिक नीड्स आपको कैसी मिल रही हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, डिसीज़ है, इंजरीज, स्कूल्स, सोसाइटी एंड कल्चर्स, इंटेलिजेंस, सेक्स डिफरेंस और न्यूट्रिशंस, प्योर वाटर, एयर एंड लाइट रेस, तो ये सब जो हैं ये इफ़ेक्ट करते हैं वृद्धि और विकास को। तो वृद्धि और विकास को जो प्रभाव करते हैं वो वंशानुक्रम और वातावरण जो है उनकी अंतःक्रिया का परिणाम होता है, दोनों इसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम जो है वो आपकी सीमाओं का निर्धारण करता है, और वातावरण जो है व्यक्ति की मौलिक जो शक्तियाँ होती हैं उसको प्रभावित करता है। क्लियर। अगला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो ये मनोवैज्ञानिक थे गेसेल, इन्होंने कहा था कि जो एक जाति के जीव होते हैं उनमें विकास का जो सीक्वेंस होता है वो एक समान पाया जाता है। और अगर आपको एग्जाम्पल दें तो बालक का जन्म के बाद जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद हाथों का और उसके बाद पैर का। तो सिर से पैरों की ओर उसका
विकास होता है और बालक का जो गत्यात्मक और भाषा संबंधी जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। और गेसेल जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि कोई भी दो बालक एक समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, लेकिन उनका जो विकास का जो सीक्वेंस होता है, उनका क्रम होता है, वो समान होता है। क्लियर। और एक डेफिनेशन याद रख लेना, हरलॉक ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य एवं पशु अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान को अनुसरण करते हैं, उसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ओके। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो डियर सबसे पहले बच्चा जो है जर्नल रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करेगा। तो बालक के विकास के सभी क्षेत्र जो हैं सबसे पहले वो सामान्य अनुक्रियाएं करता है, उसके बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं वो शुरू करता है। और हॉरलॉक ने इसमें कहा था, इसके समर्थक थे वो, कि जन्म के उपरांत प्रारंभ में वो किसी वस्तु को जब पकड़ता है तो उसके लिए सबसे पहले वो शरीर के सभी अंगों का वो प्रयोग करता है, लेकिन बड़े होने पर वो उसी क्रिया को मीन्स अंग यूज़ करता है। वो सबसे पहले जब छोटा बच्चा है किसी टॉय को पकड़ता है तो पूरे हाथ मारता है उसमें, फिर उसके बाद क्या करता है, जैसे बड़ा होता है वो बिल्कुल फिंगर्स को वो यूज़ करने लगता है, मीन्स अंग को वो यूज़ करने लगता है। तो सबसे पहले वो जनरल रिस्पॉन्स करेगा, उसके बाद वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करेगा। ऐसे ही फिजिकल डेवलपमेंट की तरह ही जो उसकी इमोशनल जो अभिव्यक्ति होती है उसके लिए छोटा बच्चा जो है सबसे पहले केवल सामान्य वो मतलब इमोशंस वो शो करेगा, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध जैसे जो इमोशंस हैं उसको एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद जो उसकी स्पष्ट जो अभिव्यक्ति होती है वो मानसिक विकास के बाद वो शुरू होती है। क्लियर। अगला है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो इस सिद्धांत को मतलब केंद्र से परिधि की ओर इसका सिद्धांत, इसको कहा जाता है केंद्र से परिधि की ओर। मतलब इसके अनुसार जो है बालक का जो विकास का क्रम होता है वो सिर से पैरों की ओर होता है, जैसे मैंने इसमें बताया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ठीक है। तो इसमें क्या है मतलब इसके अनुसार बालक का जो विकास का क्रम है सिर से पैर की ओर होता है। व्यक्ति के सिर का जो विकास है वो पहले होता है, उसके बाद वो पैरों की ओर बढ़ता है। में जो अंग सिर से जितना अधिक दूर होगा उसका विकास जो है उतना ही बाद में होगा। और बालक का सिर सबसे पहले विकसित होता है और पैर बाद में विकसित होते हैं। ओके। तो यही बात जो है बालक के अंगों का उस पर नियंत्रण पर ये लागू होती है। बालक जन्म के कुछ समय बाद अपने सिर को मतलब पहले ऊपर उठाने का प्रयास करता है और 9 महीने की आयु में वो सहारा लेकर बैठने लगता है और धीरे धीरे खिसक कर चलता है और बाद में 1 वर्ष की आयु में वह खड़ा हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, विकास की दिशा का सिद्धांत। ओके। नेक्स्ट है सतत विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास का जो क्रम होता है वो गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है और बालक के जन्म के शुरुआती 3-4 साल में विकास की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है और बाद में ये मंद हो जाती है। और इस सिद्धांत के जो मीन्स प्रबल समर्थक कहे जाते हैं स्किनर, उसके अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति में आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकास एकाएक ना होकर सतत होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं तो दांतों का जो विकास है वो भ्रूणावस्था में प्रारंभ हो जाता है, जो जन्म के 3 महीने के बाद ही मसूड़ों से बाहर निकलते हैं। ओके। तो अगला जो सिद्धांत है वो है रेखीय ना होकर पेचदार विकास का सिद्धांत। तो इसमें कहा है कि व्यक्ति में जो विकास होता है वो एक सीधी रेखा के रूप में ना होकर, एक सीधा ना होकर उसका जो विकास होता है वो पेचदार होता है। मीन्स एक सीधी रेखा में ना होकर कई कड़ियों में वो डिवाइड होता है, मतलब वो आगे पीछे होते हुए वो मैच्योर होता है बच्चा, उसका विकास होता है और विकास के कई पहलू होते हैं और उनके विकसित होने की जो गति और जो प्रोसेस होता है वो स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है। ओके। नेक्स्ट है पूर्वानुमानता का सिद्धांत। तो व्यक्ति में विकास का जो सीक्वेंस होता है वो समान होता है, लेकिन उसकी जो गति होती है वो डिफरेंट होती है। फिर भी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बालकों पर टेस्ट करके उनकी जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की है। मीन्स भविष्यवाणी की जा सकती है विकास और वृद्धि की, और इससे व्यक्ति की जो इंटरेस्ट है, बिहेवियर है, उसका अनुभव करके भविष्य के बारे में अनुमान लगाया जाता है। और ओवेन जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अध्ययन के आधार पर बताया था कि तर्क एवं बौद्धिक प्रकारों में विकास के जो प्रतिमान है, पैटर्न है, उसकी भविष्यवाणी संभव है। ठीक है। तो वृद्धि एवं विकास की जो भविष्यवाणी है वो की जा सकती है उसके बारे में। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस।
अभी तक इसके बारे में हमने बात की थी कि विकास जो होता है, व्यक्ति का जो विकास होता है वो एक निरंतर और क्रमिक रूप से, सीक्वेंस रूप से वो प्रोसेस चलता है और विकास कई अवस्थाओं से होकर ये गुजरता है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनमें से होकर गुजरता है और जिनकी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं और विकास की सभी अवस्थाओं में संबंध पाया जाता है और उसके जो लक्षण हैं उसके आधार पर उनको अलग अलग किया जाता है। और बालक का जो विकास होता है, पैटर्न होता है, वो जर्नल होता है और व्यक्ति की प्रत्येक अवस्था जो है आगे आने वाली अवस्था के लिए वो एक बेस वो प्रेजेंट करती है। और विकास की इस प्रोसेस में प्रत्येक अवस्था के जो अनुभव का है उसका विशेष महत्व होता है, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, जिसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो विकास क्रम का जो सिद्धांत है कि विकास जो है क्रम वाइज ये होता है। क्लियर? तो शुरू करते हैं। तो देखिए, वृद्धि एवं विकास को जो फैक्टर जो हैं वो प्रभावित करते हैं, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है वंशानुक्रम मीन्स हेरिडिटी। अगला है जैविक कारक मीन्स बायोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं। तीसरा है पर्यावरण मीन्स इन्वायरमेंट। फोर्थ है शारीरिक कारण मीन्स फिजिकल फैक्टर। और अन्य जो कारण है मीन्स अदर फैक्टर जो भी होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वंशानुक्रम की, हेरिडिटी की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है शारीरिक विकास पर प्रभाव। तो डियर, इसके बारे में डिक मेयर ने कहा था कि जो वंशानुगत कारक होते हैं वो जन्मगत विशेषताएं होती हैं और जो बालक के अंदर जन्म से ही पाई जाती हैं। और वैज्ञानिकों ने इसके बारे में स्पष्ट किया था कि गर्भधारण के समय स्त्री पुरुष के जिस प्रकार के शरीर संबंधी जो जीन्स है उनका संयोग होता है, तो बच्चे के शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनका डेवलपमेंट उसी के अनुसार होता है। तो जीन्स के माध्यम से ही शारीरिक रोग जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र होते हैं। और वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके ये स्पष्ट किया था कि गर्भस्थ बच्चे के विकास में अंतस्रावी जो ग्रंथियाँ हैं उनका सबसे अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ओके, तो ये था शारीरिक विकास पर प्रभाव। अगला पढ़ते हैं मानसिक विकास पर प्रभाव। तो देखिए, इसके एक मनोवैज्ञानिक थे क्लीनबर्ग, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, क्लीनबर्ग थे। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है डियर वो प्रजाति पर निर्भर करती है। मीन्स वंशानुक्रम जो है, वंशानुक्रम संबंधी जो जितने भी प्रयोग किए हैं उनसे ये सॉल्यूशन निकाला है, ये निष्कर्ष निकाला है कि जो बुद्धिमान माता पिता के बच्चे होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और कम बुद्धि वाले जो माता पिता के बच्चे होते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं। तो व्यक्ति के जो मानसिक विकास है उसका जो आधार बताया गया है वो वंशानुक्रम को बताया गया है। लेकिन कभी कभी इस पर काफ़ी डिस्कशन हुई है, अपवाद हुए हैं कि मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट मतलब जो बुद्धिमान जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो बुद्धिमान होंगे। मीन्स बालक जो है माता पिता के अलावा अपने पूर्वजों से भी वो गुण हस्तांतरित करता है। शायद उनका जो दादाजी हैं वो इतने बुद्धिमान नहीं रहे होंगे, तो इस तरह से मतलब वो जो है पूर्वजों पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है, पूर्वजों से भी गुण बच्चा लेता है। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये है हमारा भावनात्मक विकास पर प्रभाव, ये है। तो डियर देखिए, किसी भी व्यक्ति की जो संवेगात्मक स्थिति होती है, भावात्मक स्थिति होती है, वो उसके शरीर और मस्तिष्क पर ये डिपेंड करती है। और इसीलिए मनुष्य के संवेगात्मक विकास में, इमोशनल डेवलपमेंट में भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। मीन्स जो इमोशनल मीन्स जिनमें जो पेरेंट ज़्यादा इमोशनल होते हैं, संवेदी माता पिता होते हैं, उनकी संतानें जो होती हैं वो भी मतलब सेंसेशन से भरी हुई होती हैं, उनमें ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं, वो एक्सप्रेस बहुत जल्दी करते हैं, किसी भी बात को वो टच कर जाते हैं। तो ये इफेक्ट पड़ता है जो भावात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। अगला है सामाजिक विकास का प्रभाव। तो डियर, इस पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति पाई जाती है और यही प्रवृत्ति है जो व्यक्ति को ग्रुप में रहने के लिए मोटिवेट करती है। और इस प्रवृत्ति की तीव्रता जिस व्यक्ति में सबसे अधिक होगी वो उतनी ही तीव्रता से उतनी ही जल्दी समाज में समायोजित हो जाता है, एडजस्ट वो हो जाता है। और जिन परिवारों में सामाजिकता को इम्पोर्टेंस दी जाती है उन परिवार के जो बच्चे होते हैं वो समाज की जितने भी कार्य होते हैं, समाज में एक्टिविटी जो होती है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और समाज के जो नियम हैं, परंपराएं हैं उनको फॉलो करते हैं। ओके, अगला है व्यवहार पर प्रभाव। तो इसे कहते हैं स्वभाव पर प्रभाव। तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो उसके सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पर वो डिपेंड करता है। और स्वभाव के विकास में सबसे अधिक जो भूमिका होती है वो अंतस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनकी होती है। क्लियर? नेक्स्ट है चरित्र के विकास पर प्रभाव।
तो व्यक्ति का जो चारित्रिक विकास होता है वो उसके वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। अगर उनके पेरेंट्स चरित्रहीन है या उनका चारित्रिक विकास अच्छा है तो वो इफेक्ट करेगा बच्चों पर। तो इसका जो निष्कर्ष निकाला था डगडेल जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने अध्ययन किया था ड्यूक के वंश के अध्ययन पर, इन्होंने उसका आधार बनाया था। पूछा जा सकता है कि डगडेल ने किस पर अध्ययन किया था, तो ड्यूक के वंश, ठीक है, ड्यूक वंश जो था उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। उनको आधार बनाकर उन्होंने बताया था कि जो वंशानुक्रम है उसका इफेक्ट पड़ता है, उनके चरित्रहीन अगर पेरेंट्स हैं तो उनका इफेक्ट उन पर पड़ेगा, या उनका करैक्टर अच्छा है पेरेंट्स का या उनकी पूर्वज ऐसे होंगे तो उनका इफेक्ट बच्चों पर करता है। ओके, अगला जो है हमारा ये है, तो बायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं इसमें दो आती हैं, बहिस्रावी ग्रंथियाँ और अंतस्रावी ग्रंथियाँ। तो पहला जो है बहिस्रावी ग्रंथियाँ मीन्स ये नलिका युक्त ये ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड जिसको बोलते हैं, और अपने स्राव को मीन्स मल को नलिका द्वारा शरीर के बाहर ये निकाल देती हैं। ओके, अगला है अंतस्रावी ग्रंथियाँ। ये क्या होती है, ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं और अपना जो मल है वो सीधे ब्लड में डालती हैं। और कभी कभी हम मीन्स एक्टिव पैसिव या कभी कभी हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो किसके कारण होता है, ये जो भी हमारे इसमें शरीर में जो चेंजेस आते हैं इनका नियंत्रण कुछ ग्रंथियों में होता है, कुछ ग्रंथियों द्वारा होता है। तो आगे हम बात करेंगे पीयूष ग्रंथि, अधिविकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और सेक्स ग्रंथि। तो सबसे पहली है पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो स्थान होता है डियर, ये इसमें ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है, और अधिक हार्मोन्स स्रावित होने से व्यक्ति के शरीर की जो लंबाई होती है वो अधिक और कम होती है, तो व्यक्ति जो है वो बौना हो जाता है। और इस ग्रंथि के जो अगला भाग होता है अग्रभाग से, ये आप याद रख लेना, सोमेंटोट्रोकिन नामक हार्मोन जो है वो स्रावित होता है, और इस हार्मोन के सहारे पीयूष ग्रंथि जो है वो अन्य ग्रंथियों जैसे एड्रिनल ग्रंथि, गल ग्रंथि मीन्स जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं, उसके कार्यों पर अपना नियंत्रण मीन्स कंट्रोल रखती है। क्लियर? किस ग्रंथि के कारण होता है, मतलब अगर हार्मोन्स, मतलब क्या होता है, अगर ज़्यादा होता है जिसमें हार्मोन्स अधिक होता है, ठीक है, तो उसकी जो लंबाई है वो अधिक होगी, और जिसमें कम होता है या हार्मोन्स वो क्या होता है, व्यक्ति का जो कद है वो बौना हो जाता है। तो ये क्लियर कर लेना। अधिविकृत ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि का जो स्थान होता है वो किडनी के ऊपर होता है, और इसके द्वारा ही व्यक्ति की जो सामयिक जो स्थिति है उसका कंट्रोल होता है, जैसे गुस्सा आना, डरना, ये जो संवेग होते हैं ये इसी ग्रंथि में बनने वाले हार्मोन्स में के कारण होते हैं, इसका महत्व होता है। और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है, इमरजेंसी हार्मोन्स भी इसको कहा जाता है। किसको? अधिविकृत ग्रंथि मीन्स एड्रिनल ग्रंथि को। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। तो गल ग्रंथि जिसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है। तो इसका क्या है, पर्सनैलिटी पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और इसके नष्ट हो जाने पर जो आपकी श्लेष्माकाय जो है रोग है ये वो हो जाता है, और इस रोग में व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, स्थिरता आ जाती है, मतलब उसकी जो मस्तिष्क है, मांसपेशियां हैं, उसकी जो क्रिया है वो स्लो हो जाती है, मंद पड़ जाती है, और पूरे बॉडी पर सूजन आ जाती है। उनकी जो स्मृति होती है, मेमोरी होती है, वो कम हो मतलब मंद पड़ जाती है, उसका जो ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, चिंतन वो नहीं कर पाता, कठिन हो जाता है चिंतन करना, सोच नहीं हो सकती। और जन्म से ही इस ग्रंथि के न होने से व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका विकास नहीं हो पाता। और जो डियर बच्चे बौने, कुरूप या मूढ़ बुद्धि के होते हैं वो बच्चे इसी ग्रंथि के कारण होते हैं, इसी का प्रभाव उस पर पड़ता है। और इस ग्रंथि के कारण बहुत मतलब क्रियाशील होने पर जो व्यक्ति है उसमें अशांति, तनाव, चिड़चिड़ा पर, वो चिंता में रहने लगता है, तो ये सब दिखाई देते हैं। तो इस पर प्रभाव पड़ता है, गल ग्रंथि का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और डियर गल ग्रंथि की जो क्रिया है वो सबसे ज़्यादा अधिकता होती है, और अगर उसकी कमी दिखाई पड़ती है तो ये परिवर्तन क्या होता है, एक बच्चे में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्स ग्रंथि, यौन ग्रंथि जिसको कहती हैं। तो इस ग्रंथि के विकास से मतलब स्त्रियों में क्या होता है, जो लेडीज़ होती है उसमें स्त्रियोचित गुण होते हैं, और पुरुषों में पुरुषोचित गुणों का विकास होता है। ओके, आगे बात करें तो ये है पर्यावरण। तो पर्यावरण का कैसे इफेक्ट पड़ता है, तो व्यक्ति की जो बेसिक नीड्स होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये सुविधाएं व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। और डियर अगर व्यक्ति को ये सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं तो उसका जो विकास है वो अच्छे तरीके से होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक नीड्स उसकी पूरी करना।
अगला है फैमिली बैकग्राउंड। तो व्यक्ति के विकास को उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, वो तो बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर वो इकोनॉमिकली तरीके से या सामाजिक रूप से वो अगर अच्छे परिवार में पल रहा है तो बालक का जो विकास है वो अच्छा होता है और परिवार में एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो प्राप्त उसको होता है, तो जिससे बालकों का जो विकास है वो प्रभावित होता है। इसी वजह से परिवार का जो इन्वायरमेंट है वो हमें सही रखना चाहिए। नेक्स्ट है रोग तथा दुर्घटना। तो रोग चोट दुर्घटना जो है इसके कारण क्या होता है, जब बच्चे को लग जाती है तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, और अगर गंभीर रूप में उसको दवाई दी जाती है तो उसका साइड इफ़ेक्ट के कारण उसका जो विकास है बालक का वो मीन्स उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, बाधित हो जाता है। तो ये है रोग तथा दुर्घटना। अगला है विद्यालय। तो विद्यालय का जो वातावरण है और विद्यालय से उसको जो सुविधाएं मिलती हैं तो उसका प्रभाव एक बच्चे के विकास पर प्रभाव उसका पड़ता है, और जिन विद्यालयों में बालक का ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उसको मतलब उसको एड प्रोवाइड की जाती है, अवसर उसको दिए जाते हैं, तो उसका जो विकास है वो अच्छी तरह से होता है। और विद्यालयों में टीचर्स का जो व्यवहार है बालक के व्यक्तित्व को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगर विद्यालय में जो टीचर हैं बिल्कुल उनका जो बिहेवियर है मतलब प्यार मतलब स्नेहपूर्ण है, सहानुभूतिपूर्ण है, तो वो उसका जो है अच्छा उसका इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। तो विद्यार्थियों को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उसको इंस्ट्रक्शन देना, उसको परामर्श देना, उन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जो विकास है वो अच्छी तरह से होता है। अगला है समाज एवं संस्कृति। तो व्यक्ति का जो विकास है सोसाइटी एंड कल्चरल का उस पर प्रभाव पड़ता है। तो कहते हैं ना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। तो समाज के दुख सुख उसे अपने दुख सुख मतलब उसके अपने होते हैं। तो इस तथ्य को अगर हम स्पष्ट करें तो इस मनुष्य के कारण जो व्यवहार होता है वो समाज द्वारा प्रभावित होता है, और समाज में जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती हैं, मान्यताएं जो वहाँ की होती हैं, मॉरल वैल्यूज जो होती हैं, उसके द्वारा मानव के विकास पर कंट्रोल और उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा शारीरिक परिवर्तन। देखिए शारीरिक परिवर्तन की हमने पहले बात कर ली है, पेरेंट्स पर जाता है, वंशानुक्रम से रिलेट होता है। शारीरिक परिवर्तन जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चों की कद काठी होती है, तो शारीरिक परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो अदर फैक्टर हैं जिसमें आता है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धि का इम्पोर्टेंट रोल होता है, और बुद्धि का बालक के विकास पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो कुशाग्र बुद्धि वाले बालकों का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो सबसे अधिक होता है, और मंद बुद्धि बालक जो है उसका जो मानसिक विकास है वो मंद गति से होता है। ठीक है, और मंद बुद्धि के बालकों का जो शारीरिक विकास है भले ही हो जाए, लेकिन उनका जो सामाजिक, नैतिक, मानसिक और संवेगात्मक जो विकास है उसकी गति मतलब वो धीमी रहती है। ठीक है, और कुशाग्र बुद्धि मीन्स तेज बुद्धि के जो बालक होते हैं वो शीघ्र ही चलना बोलना सीख जाते हैं, जबकि जो मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं वो देर से बोलना चलना सीखते हैं। और टर्मन जो थे उन्होंने अपने अध्ययन में कहा था कि जिसमें बालक के जो पहली बार बोलने और चलने का इन्होंने अध्ययन किया था, मतलब इन्होंने अपने माध्यम से बताया था, इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 13वें मास में 13वें महीने में चलने वाले जो बालक होते हैं वो प्रखर बुद्धि के होते हैं, 14वें महीने में चलने वाले सामान्य बुद्धि के, 22वें में चलने वाले ये मंद बुद्धि कहलाते हैं, और 23वें माह में चलने वाले वो बालक मूढ़ होते हैं। और इसी प्रकार बोलने की प्रक्रिया में इन्होंने कहा था अगर 11 महीने का बच्चा बोले, ठीक है, तो वो प्रखर बुद्धि का होता है, 16 का बोले तो सामान्य बुद्धि का होता है, और 34 का बोले 34 माह का बच्चा बोले तो क्या होता है वो मंद बुद्धि होगा, और 51 माह का बोले तो वो मूढ़ बुद्धि होगा। तो इस तरह से इन्होंने डिफाइन किया था, इन्होंने निष्कर्ष निकाला था। अगला है लिंग भेद मीन्स सेक्स डिफरेंस। तो लिंग भेद भी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये प्रभावशाली कारक है, और इसका प्रभाव जो है बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। अध्ययन में इसमें बताया गया था कि जन्म के समय बालक का जो आकार है बालिकाओं की कंपैरिजन बड़ा होता है, लेकिन बाद में क्या होता है बालिकाओं का जो शारीरिक विकास है बालकों की कंपैरिजन तीव्र गति से होता है, जल्दी होता है, और बालकों का जो मेंटल डेवलपमेंट है बालिकाओं के कंपैरिजन देर से होता है, बल्कि जबकि बालिकाओं में जो है यौन परिपक्वता जो है वो जल्दी मैच्योर होती है, बालकों की अपेक्षा वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। ओके,
नेक्स्ट है पोषण, न्यूट्रिशन। तो बालक के विकास का ये प्रभावी कारक है। अगर उसको बच्चे को उचित पोषण मिलता है तो पोषण का बालक के विकास पर पूरा प्रभाव इस पर पड़ता है। तो उचित पोषण से बालक का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो उचित ढंग से होगा। बालक के लिए सिर्फ भोजन ही मतलब वो नहीं है, उसको उचित संतुलित मीन्स न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए, और संतुलित पोषण तत्व जो होते हैं वो उसको मतलब बच्चे को ज़रूरी होते हैं। उसका शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उसका प्रभाव उस पर अधिक अच्छे तरीके से पड़ता है। शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश जो है, शुद्ध जल, वायु एवं प्रकाश भी बालक के विकास का इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और जीवन के आरंभिक दिनों में जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो बालक को जो है शुद्ध वायु, धूप की आवश्यकता होती है, और शुद्ध जल, वायु, प्रकाश के अभाव में जीवन की मतलब अगर हम इमेजिनेशन करें तो वो भी मुश्किल होती है। इससे उनका जो शारीरिक एवं मानसिक विकास है वो मतलब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तभी कहा जाता है कि हमें धूप भी लेना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रजाति मीन्स रेस जिसको बोलते हैं। तो प्रजाति जो होती है वो भी बालक के विकास को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। क्लेनबर्ग जो थे उन्होंने कहा था कि जो बुद्धि की श्रेष्ठता का कारण जो है वो प्रजाति है, और यही कारण है कि जो अमेरिका की जो मतलब जो होती है ना, गोरे लोग होते हैं, उनकी प्रजाति और निग्रो प्रजाति से वो श्रेष्ठ होते हैं। और इन्होंने ये स्पष्ट किया था यूरोप की तुलना में जो भूमध्य सागरीय प्रदेश के जो लोग होते हैं उनका शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो तीव्र गति से होता है, जल्दी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति। इकोनॉमिक कंडीशन जो है बालक विकास का सबसे प्रभावशाली फैक्टर है, परिवार की आर्थिक स्थिति। ठीक है, जिस तरह से बच्चे का इकोनॉमिक कंडीशन सही होगी तो उसका जो है शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से होगा। और उसके ऑपोजिट अगर इकोनॉमिकली परिवार अच्छा नहीं है, उससे कमज़ोर बच्चे हैं, तो वो खुद से वो अनसेटिस्फाई रहते हैं। सेटिस्फैक्शन उनकी पूरी नहीं होती है, वो संतुष्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण जो उनका मानसिक डेवलपमेंट है और फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। ओके, तो ये थे जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते थे। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।